नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर ईएफएम, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज केकड़ी से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज जो चैप्टर मैंने आप लोगों के लिए लिया है उसका टॉपिक का नाम है कि विदेशी व्यापार करने संबंधी कौन कौन से कानून हैं, और इसमें हम मुख्य रूप से फेरा और फेमा एक्ट के बारे में जो है स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो है इसकी भूमिका की बात करते हैं कि विदेश में अपने कारोबार का विस्तार और विकास करने वाले उद्यमी को उस देश की मूलभूत कानूनी संरचना का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसे कानूनों और विनियमों का पालन करे तथा उसके संगठन का कार्यकुशल और लाभकारी कार्यकरण सुनिश्चित हो सके और वह विदेश में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। पूंजी अंतर प्रवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए और विदेशों में सभी निवेशों के लिए सुरक्षित कारोबारी माहौल मुहैया कराने के लिए अनेक देशों ने द्वितीय निवेश संधियां या करार किए हैं। द्वितीय निवेश संवर्धन एक संरक्षण करार, विपा और ऐसी द्विपक्षीय संधि है जिसे दो देशों या राज्यों के बीच दोनों में से किसी देश या उस पर आधारित कंपनियों द्वारा एक दूसरे के राज्य क्षेत्र में निवेशों के पारस्परिक प्रोत्साहन, संवर्धन और संरक्षण के लिए किए गए करार के रूप में परिभाषित किया जाता है। और कुल मिलाकर के इन द्विपक्षीय करारों में बुनियादी घटक होते हैं और ये संबंधित देशों में निवेशकों को अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए कानूनी आधार प्रदान करते हैं। भारत सरकार ने अब तक 58 देशों के साथ बीपा पर हस्ताक्षर किए हैं और उनमें से 49 जो है प्रवर्त भी हो चुके हैं और शेष करार प्रवर्तन की प्रक्रिया में चल रहे हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम क्या है, फेमा के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले कि भारत में विदेशी मुद्रा लेन देनों और विदेशों में निवेश को विनियमित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कानून है ये। और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 में से आरंभ किया गया और यह निवेशक अनुकूल कानून है और इसका उद्देश्य विदेशी व्यापार और भुगतानों की सुविधा देने के साथ साथ विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और अनुरक्षण को बढ़ावा देना भी है। अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्र सरकार के साथ परामर्श द्वारा विदेशों में निवेशों से संबंधित विभिन्न नियम, विनियम और मापदंड तैयार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इसी के साथ ही साथ पक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार की बात भी हम करेंगे कि विश्व भर में अर्थव्यवस्थाओं के खुलने से प्रत्येक देश उदारीकृत निवेश नीतियों के जरिए विदेशी पूंजी आकृष्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में सभी निवेशकों के लिए ऐसी गंतव्य स्थल ढूंढ रहे हैं जो उनके निवेशों के लिए सर्वाधिक सुरक्षित, अनुकूल और लाभकर माहौल मुहैया कराते हों। इसलिए अनेक देशों ने द्विपक्षीय निवेश संधियां या करार निष्पादित किए हैं जो न सिर्फ उनके अपने देशों में पूंजी प्रवाहों को प्रोत्साहित करते हैं बल्कि विदेशों में उनके अपने निवेशकों के लिए भी सुरक्षित कारोबारी माहौल भी प्रदान करते हैं। इसी के साथ साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार एक ऐसी द्विपक्षीय संधि है जिसे दो देशों के बीच ऐसे करार के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी भी एक देश में आधारित कंपनियों द्वारा एक दूसरे के राज्य क्षेत्र में किए गए निवेश के पारस्परिक प्रोत्साहन, संवर्धन और संरक्षण के लिए किया गया है। इन करारों का उद्देश्य ऐसी स्थितियां पैदा करना है जो एक देश के लिए निवेशकों द्वारा दूसरे देश के राज्य क्षेत्र में अधिक निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल हों। ऐसे करार दोनों देशों के लिए लाभकर होते हैं क्योंकि वे उनकी व्यापारिक पहल को प्रेरित करते हैं और इस तरह उनकी समृद्धि को बढ़ाते हैं। सामान्यतः इन द्विपक्षीय करारों में मोटे तौर पर मानक धारक होते हैं और वे संबंधित देशों में निवेशकों के अधिकारों को प्रवर्तित करने का कानूनी आधार प्रदान करते हैं। वे निवेशकों को यह आश्वासन देते हैं कि उनके द्वारा विदेशी निवेशों को उचित, साम्यपूर्ण, व्यवहारपूर्ण और निरंतर कानूनी सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के जरिए विवाद समाधान प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ ही साथ जो है भारत की विदेश निवेश नीति के उदारीकरण के चलते सरकार ने अनेक देशों के साथ वार्ताएं की हैं और उनके साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार निष्पादित किए हैं।
ऐसा भारत में विदेशी निवेशों को निश्चित निवेश माहौल मुहैया कराने और विदेशों में भारतीय निवेशों के सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से किया गया है। भारत सरकार ने अब तक 62 देशों के साथ बीपा पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 50 बीपा प्रवर्त भी हो चुके हैं और शेष करारों को प्रवर्त किए जाने की कार्यवाही चल रही है। इसके अलावा अन्य कई देशों के साथ करारों को अंतिम रूप दिया गया है अथवा उनके साथ बातचीत भी की जा रही है। भारत द्वारा हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करारों की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं कि ये करार प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के निवेशकों द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्य क्षेत्र में उसके कानूनों और विनियमों के अनुसार किए गए सभी निवेशों पर लागू होता है। दूसरा, इसका महत्वपूर्ण बात है कि करार के अंतर्गत निवेश को प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो उस संविदाकारी पक्ष जिसके राज्य क्षेत्र में निवेश किया गया है के राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार सत्यापित तथा अधिग्रहित की गई हो, जिसमें ऐसे निवेश के सर्व रूप से परिवर्तन किया जाना भी शामिल है। इसमें विशेष रूप से निम्नलिखित चीज़ें जो है शामिल होती हैं। चल और अचल संपत्ति तथा अन्य अधिकार जैसे बंधक पत्र, ग्रहणाधिकार और गिरवी रखना आदि इसमें जोड़े गए हैं। किसी कंपनी के शेयर, स्टॉक, डिबेंचर्स और कंपनी में भागीदारी के अन्य समान रूप भी इसमें देखे गए हैं। वित्तीय मूल वाली संविदा के अंतर्गत धन या किसी कार्य निष्पादन के अधिकारों को भी इसमें जोड़ा गया है। संबंधित संविदाकारी पक्ष के समस्त कानूनों के अनुसार बौद्धिक संपत्ति अधिकार, इनमें सद्भावना और तकनीकी प्रक्रियाएं और जानकारी आदि शामिल है। और इसी तरीके से कानून द्वारा अथवा संविदा के तहत दी गई व्यापारिक रियायतें, जिनमें तेल, प्राकृतिक संसाधनों की खोज करने और उन्हें निकालने के लिए रियायतें आदि सम्मिलित हैं। एक संविदाकारी पक्ष के निवेशों और प्रतिफल के दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्य क्षेत्र में सदैव उचित और समयपूर्ण व्यवहार प्रदान किया जाएगा। करार ये गारंटी देते हैं कि संविदाकारी पक्षों के निवेशों को कम से कम ऐसे व्यवहार के समतुल्य व्यवहार प्रदान किया जाएगा जो मेजबान देश किसी तीसरे देश के राष्ट्र को और कंपनियों द्वारा किए गए निवेशों को प्रदान करता है। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने राज्य क्षेत्र में निवेश से संबंधित दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशक की समस्त निधियों को अंतरण करने की अनुमति देगा, जो बिना अनुचित देरी किए और भेदभाव रहित आधार पर किया जाएगा। ऐसी निधियों में निम्नलिखित शामिल किए जाएंगे। इसी के साथ ही साथ जो है निवेशों को बनाए रखने और उनकी वृद्धि के लिए प्रयोग में लाई गई पूंजी और आंतरिक पूंजी का आधार पूंजी की राशि को भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। निवल प्रचालनात्मक लाभ, जिसमें उनकी शेयरधारिता के अनुपात में लाभांश और ब्याज शामिल है। इसी तरीके से निवेश से संबंधित किसी ऋण की वापसी, अदायगियाँ, उन पर ब्याज भी शामिल है। निवेश से संबंधित रॉयल्टियाँ और सेवा शुल्कों का भुगतान, इसी के साथ उनके शेयरों की बिक्री से हुई आय, बिक्री अथवा आंशिक बिक्री तथा परिसमापन की स्थिति में निवेशकों द्वारा प्राप्त आय भी इसमें सम्मिलित की गई है। इसी के साथ एक संविदाकारी पक्ष के नागरिकों और सृष्टकों की आय जो निवेश के संबंध में दूसरे संविदाकारी पक्ष के भूभाग में कार्य करते हैं, ऐसे सभी अंतरण बाजार में अंतरण की तारीख को प्रचलित चालू विनिमय दर में मूल निवेश की मुद्रा में अनुमेय होंगे। इस करार में निवेशक और संविदाकारी पक्ष के बीच तथा दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच विवाद के समाधान हेतु विरासत उपबंध भी हैं। पूर्वीकृत मामले में देशीय कानूनों या अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन के तहत विवाद निपटान के लिए स्वतंत्रता दी गई है। उपरोक्त मामले में यदि विवाद करार की वरीयता का अनुप्रयोग से संबंधित है तो इसे यथासंभव बातचीत से निपटाया जाना होगा। यदि यह विवाद उभरने के 6 माह के भीतर नहीं किया जाता है तो इसे न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किया जाता है और न्यायालय को ये अधिकार होता है कि निर्णय दोनों संविदाकारी पक्षों पर बाध्यकारी रूप से लागू किया जा सके। इसी के साथ ही साथ जो है करार आरंभ में 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा और उसके बाद अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा, जब तक कि कोई एक संविदाकारी पक्ष करार समाप्ति के अपने इरादे का निम्नलिखित नोटिस नहीं दे देता
यह करार ऐसे लिखित नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 1 वर्ष बाद समाप्त हो जाएगा। करार से पूर्व किए गए निवेशों पर आगामी 15 वर्ष की अवधि के लिए करार के उपबंध भी लागू होते रहेंगे। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 द्वारा विनियमित होते हैं। इसने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा 1973 को निरस्त कर दिया है। विदेशी व्यापार और भुगतान संसाधन बनाने और विदेशी मुद्रा बाजार के सुव्यवस्थित विकास के उन्नयन और रखरखाव हेतु फेमा अधिनियमित किया गया है। यह भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर स्वामित्वाधीन और नियंत्रण वाली सभी शाखाओं, कार्यालयों, एजेंसियों पर लागू होता है। इसमें अधिनियम के अनुसार विदेशी मुद्रा शब्द का अर्थ है विदेशी मुद्रा और इसमें विदेशी मुद्रा शब्द का अर्थ है विदेशी मुद्रा और इसमें किसी विदेशी मुद्रा में देय जमा राशियाँ, उधार और बकाया। यहाँ दूसरा जो है भारतीय मुद्रा में अभिवयकृत और आहरित परनेल किसी विदेशी मुद्रा में देय ड्राफ्ट, यात्री चेक, साख-पत्र और मुद्रा की हुंडियाँ। और तीसरा भारत से बाहर बैंकों, संस्थाओं, व्यक्तियों द्वारा आहरित परंतु भारतीय मुद्रा में देय ड्राफ्ट, यात्री चेक, साख-पत्र और मुद्रा की हुंडियाँ आदि जो है इसमें शामिल है। इसी तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक RBI को फेमा के विभिन्न उपबंधों का संचालन का कार्य सौंपा गया है। इस अधिनियम की अनेक धाराओं से संबंधित नियम, विनियम, मापदंड केंद्र सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के किसी उल्लंघन से संबंधित जांच करने के लिए न्याय निर्णायक प्राधिकारी नियुक्त कर सकता है। न्याय निर्णय प्राधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए एक या अधिक विशेष निदेशक अपील नियुक्त करने का प्रावधान भी है। न्यायालय के निर्णय प्राधिकरण की ओर से आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए विदेशी मुद्रा अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना भी की जा सकती है। तो ये जो है इसमें कुछ बिंदु जो है इसमें स्पष्ट किए गए हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।